हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए पूजा जैन फ्रॉम कॉमर्सेस एंड आज हम स्टडी करने वाले हैं थर्ड पार्ट ऑफ SA-530 विच इज सैम्पल सिलेक्शन क्राइटेरिया, रिस्क एंड इवैल्यूएशन अटैच टू ऑडिट सैम्पलिंग। फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है कि हमारी ऑडिट सैम्पलिंग की मीनिंग क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स एंड सो ऑन। सो अगर आपने हमारी पिछली दो वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड रिक्वेस्ट आप प्लीज़ हमारी पिछली दो वीडियो देखें एंड देन कम टू दिस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फ्रेंड्स, हमने डिसाइड तो कर लिया एज एन ऑडिटर कि हमें ऑडिट सैम्पलिंग करनी है और उस पर हमें ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है टू कम ऑन द कंक्लूजन्स। बट अब हम ऑडिट सैम्पल कैसे सिलेक्ट करें? सो फॉर दैट देर आर सर्टन क्राइटेरियाज विथ रिलेशन टू डिज़ाइन ऑफ सैम्पल साइज एंड सिलेक्शन मेथड. Friends, as an auditor, it is always advisable that you have these things in mind before starting your audit. So these things will help you to conduct your audit in much efficient way. Now let's see what is sample design. Sample design क्या होता है फ्रेंड्स? कि हम कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमारी सैम्पल डिज़ाइन करेंगे. हम कौन कौन सी सैम्पल पिकअप करेंगे वो डिपेंड करेगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे. दैट कुड बी specific purpose to be achieved and combination of audit procedure to achieve the same. आपकी ऑडिट की क्या पर्पज़ है उसको ध्यान में रखते हुए और कौन कौन सी ऑडिट प्रोसीजर आप अप्लाई करने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप सैम्पल डिज़ाइन सेलेक्ट करिए. सेकेंड, आपके पास फैक्टर जो है सैम्पल डिज़ाइनिंग के लिए वो है नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड पॉसिबल मिसस्टेटमेंट रिलेटिंग टू ऑडिट एविडेंस. आप ये देखिए कि आपको कौन सी टाइप की ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करनी है. मे बी आपको सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस चाहिए विच इज़ रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव मेजर, या आपको ऐसी ऑडिट एविडेंस चाहिए जिस पे आप ज़्यादा रिलाई कर सकते हो, क्वालिटेटिव विच आई वुड से एन अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. देन उसको ध्यान में रखते हुए वो एविडेंस में क्या मिस स्टेटमेंट हो सकती है उसको ध्यान में रखते हुए आप सैम्पल डिज़ाइन सेलेक्ट करिए. एक आइडियल सिनारियो क्या होगा ऑडिट सैम्पल डिज़ाइन का? दैट वुड बी स्ट्रैटिफिकेशन एंड वैल्यू वेटेड सिलेक्शन. स्ट्रैटिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसको सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एंड वहाँ से हम सैम्पल पिकअप करते हैं. उसको अगर आप हाई वैल्यू आइटम के साथ सिलेक्ट कर दे तो दैट विल गिव यू अ वेरी गुड सैम्पल. ना इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, आप क्रेडिटर्स बैलेंस चेक कर रहे हैं. आपने क्रेडिटर्स को सब पॉपुलेशन में डिवाइड किया, से क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड क्रेडिटर्स फॉर सर्विसेज, या फिर क्रेडिटर्स फॉर अप टू 5 लाख, 5 to 10 लाख एंड अबाउट 10 लाख. नाउ अब जब आपने ये पार्ट कर दिया, सब कैटेगरी डिवाइड कर दी, उसमें भी आप अगर हाई वैल्यू जो आइटम है उसके सैम्पल्स पिकअप करोगे तो दैट विल बी अ आइडियल सिनारियो. इट विल गिव यू अ गुड ओवरव्यू ऑन एंटायर पॉपुलेशन ऑफ क्रेडिटर्स. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी अ सैम्पल साइज. फ्रेंड्स, जब हम कहते हैं कि हम 100% वाचिंग एंड वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ कुछ सैम्पल ड्रॉ करेंगे, तो ये सैम्पल की साइज़ क्या होनी चाहिए? इट डज नॉट मीन कि आप 50 से 60% एज अ सैम्पल साइज उठा लो. आपको मे बी 10%, 20%, 30% विल हैव टू पिक अप एज अ सैम्पल साइज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड अदर फैक्चुअल सर्कमस्टेंसेज. ना ये तो ऑब्वियस चीज़ है कि अगर आपकी सफिशिएंट साइज होगी और सफिशिएंट सैम्पल साइज होगी तो आपकी सैम्पलिंग रिस्क भी कम हो जाएगी. ना फ्रेंड्स, हम ऑडिट सैम्पलिंग क्यों करते हैं ये हमने पहले वीडियो में देखा हुआ था. हम ऑडिट सैम्पलिंग करते हैं टू हैव अ चेक ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होता है हम क्लाइंट्स के इंटरनल कंट्रोल्स चेक करते हैं वेदर दे आर इन प्लेस और नॉट. एंड टेस्ट ऑफ डिटेल्स में हम चेक करते हैं कि कहीं पे कोई अकाउंट में मिस बैलेंस नहीं हुई है या फिर कोई ट्रांजेक्शन गलत रिपोर्ट नहीं हुई है. Okay, now friends, there are some situations which will entail us to have a large number of sample size or large samples. For example, अगर आप client की internal controls check कर रहे हैं, if you are performing test on controls, तो test of controls, तो आप ये check करना चाहेंगे कि मुझे more assurance चाहिए as an auditor कि clients की internal control place में है. In that case, sample size would be more. Another case is tolerable error, which is a maximum error in a sample size which an auditor can accept. अगर आपकी tolerable rate of deviation है in case of internal control, if it is not meeting height, अगर आपकी नहीं मीट करी है तो आप ज़्यादा सैम्पल साइज लेंगे, या फिर आपकी हाई टॉलरेबल एरर रेंज है तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आपकी सैम्पल साइज की सिलेक्शन होगी. देन अगेन, अगर आपकी लार्ज पॉपुलेशन है, से एग्जाम्पल यू आर ऑडिटिंग अ मल्टीनेशनल कंपनी हैविंग से 10,000 करोड़, देन इन दैट केस डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा सैम्पल सेलेक्ट करोगे फॉर ईच टाइप ऑफ आइटम्स. नाउ इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल क्या होगा, आपको अगर लग रहा है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट,
अगर मुझे ज़्यादा लग रहा है कि मिस स्टेटमेंट ज़्यादा हो सकती है मेरी क्लाइंट की डेटा में, मिस स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, तो आप लार्ज सैम्पल साइज ऑब्टेन करोगे। अगेन अगर आपकी टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट भी इंक्रीज हो रही है, से फॉर एग्जांपल आपने एज एन ऑडिटर सेट करा हुआ था कि 100 रुपीज़ की या 1000 रुपीज़ की मेरी टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट होगी, ये 100 रुपये की रिपोर्टिंग यहाँ से वहाँ हो सकती है, बट अगर वो 1000 या 10,000 हो गई तो इन दैट केस आप डेफिनेटली लार्ज सैम्पल साइज ऑब्टेन करोगे टू चेक कि भैया ये वन ऑफ द केस है और सारे केस में इतनी मिस स्टेटमेंट नहीं है। देन अगर एज एन ऑडिटर आपको सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर पे कम रिलायंस है, आप मोर, तो इन दैट केस यू विल हैव मोर सैम्पल साइज ना। जब हम ऑडिट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम ये भी देखते हैं कि कुछ कुछ केसेस में हम कॉन्फर्मेशन ले लेंगे, थर्ड पार्टी कॉन्फर्मेशन, कुछ कुछ केसेस में हम एक्चुअली इंस्पेक्शन करेंगे ऑन द डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स, एंड कभी कभी हम सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर भी अप्लाई कर सकते हैं वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट। सो अगर जितना हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा भरोसा होगा उतना हम कम ऑडिट सैंपल कलेक्ट करेंगे और विल हैव अ मोर, इट इज़ अ वाइस वर्सा केस। And another important factor which will lead to having more sample size for test of detail would be improper stratification. अगर आपने जो सब कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड करी है टू पिक अप द सैम्पल, इफ दैट इज नॉट प्रॉपर, डेफिनेटली आपके पास मोर सैम्पल साइज होगी। नाउ हियर वी आर डन विद सैम्पल डिजाइन एंड साइज। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड आप सिलेक्ट कैसे करोगे। नाउ ये फ्रेंड्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑडिट सैम्पलिंग की, कि ईच सैम्पलिंग यूनिट इन अ पॉपुलेशन should have a equal chance of selection. You have to make sure as an auditor when you are picking up the samples, you are not biased by anything. All the sampling units will have equal chance of selection. And आप कैसे sample select कर सकते हो? You can follow statistical or non-statistical method of sampling, which could be combination of random sampling, interval sampling, monetary unit sampling, or haphazard sampling, or black sampling. Depending on the facts of the case, nature of business, you will decide on the sample selection type. Now friends, let's understand sampling risk क्या होगा। जैसे कि हमने बताया कि सैम्पल जब हम करते हैं तो हम 100% वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, हम सिर्फ 10 या 15% वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हैं। इन दैट केस ये हो जाए कि आपकी 10 या 15% की वाउचिंग की जो रिजल्ट है वो गलत है एज कम्पेयर टू आपकी 100% वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। अगर ये दोनों कंक्लूजन अलग अलग है तो देन वी कैन से देयर इज अ सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क रीड्स एज द रिस्क दैट द ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन सैम्पल may be different from the population if entire population was subject to the same audit procedure. Now ये हो गया हमारा sampling risk. There could be non-sampling risk also. से हमारे क्लाइंट की डेटा इतनी छोटी है कि सैम्पल पिकअप करने के लिए कुछ है नहीं, अब सारी डेटा को वाउच एंड वेरीफाई कर रहे हो, बट वहाँ पे भी रिस्क हो सकता है। रिस्क क्या हो सकता है? द रिस्क दैट ऑडिटर रीचेस टू एन एररोनियस कंक्लूजन फॉर एनी रीजन विच इज़ नॉट रिलेटेड टू सैम्पलिंग रिस्क। अब ये रिस्क किस टाइप की हो सकती है? आपने कोई ऑडिट एविडेंस को मिस इंटरप्रेट कर दिया, या फिर आपने गलत ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर ली, या फिर आपने मिस स्टेटमेंट रिकग्नाइज नहीं की। तो अगर आप 100% वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन करोगे तब भी ये रिस्क तो होती है, एंड दैट इज कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ना फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे आपको और एक चीज़ याद दिलानी है कि जब आप सैम्पलिंग रिस्क की बात कर रहे हैं तो हमने ये देखा हुआ था कि आप सैम्पल क्यों ऑब्टेन करते हैं, to have a check on test of controls and test of details. कभी कभी क्या होता है कि अगर सैम्पलिंग रिस्क ये होता है कि हम इरोनियस कंक्लूजन दे दें किसके ऊपर, दैट इंटरनल कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन एक्चुअल, और इट कुड बी अ वाइस वर्सा, एंड दैट कैन ऑल्सो हैपन इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल। हम कह देंगे कि भैया मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट वेयर इट इज प्रेजेंट इन एक्चुअल, and it could so happen that we may say that there is more of material misstatement when it is not a actual case. ये सैम्पलिंग की रिस्क है जो आपको ध्यान रखनी होती है एज अ ऑडिटर while performing the audit. Now friends, हमने ये देख लिया कि सैम्पल सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, सैम्पलिंग रिस्क क्या होती है. Now let's understand few more important aspects of audit sampling. Now SA-530 कहता है कि अगर आपके पास ऑडिट प्रोसीजर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो सिलेक्टेड आइटम पे, तो आप सिलेक्ट करिए रिप्लेसमेंट आइटम. एग्जाम्पल वुड बी, आप सेल्स इनवॉइस चेक करना चाहते हो, बट आपने डिसाइड किया था कि आप कंपनी एक्स का सेल्स इनवॉइस पिकअप करोगे एज अ सैम्पल, बट जब तक आप सैम्पल एक्चुअल में ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने गए वो इनवॉइस कहीं खो गया या लॉस्ट हो गया. इन दैट केस व्हाट यू कैन डू,
आप चेक करिए कि आपके पास रिप्लेसमेंट आइटम क्या है पार्टी एक्स की सेल्स चेक करने के लिए, दैट वुड बी डेटर बैलेंस. सो इन सच सिनारियो यू कैन कंसिडर हैविंग रिप्लेसमेंट आइटम. नाउ फ्रेंड्स, और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है वाइल ऑडिट सैम्पलिंग इज कि अगर आप कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हैं बैलेंसेस की, या फिर आपको डीविएशन आइडेंटिफाई करते हैं, if this misstatement and deviation have a common feature, say maybe it is related to type of transaction or maybe a product line or location, so आपको ये ध्यान रखना था, ये सारी चीज़ें हमें इंडिकेट करती है कि यहाँ पे कुछ फ्रॉड लग रहा है. लेट्स अप्लाई सम एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर टू चेक कि ये जो एक चीज़ है, ये जो कॉमन फीचर है, उससे हमारी पूरी पॉपुलेशन तो अफेक्ट नहीं हो रही है ना. लेट मी गिव एग्जाम्पल फॉर दिस. हमने देखा था कि हमको आइसक्रीम टेस्ट करनी है, तो हम आइसक्रीम कंपनी की सारी हम जब आइसक्रीम टेस्ट कर रहे थे तो हमने उस पर कंक्लूजन ड्रॉ करा था कि वेदर इट इज़ टेस्टिंग यम्मी और नॉट बेसिस द सैम्पल. नाउ कभी कभी क्या हो सकता है, से हम इसी आइसक्रीम कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं. नाउ कहीं पे उनका लोकेशन एक्स है विच इज़ इन आउटस्कर्ट एरिया ऑफ से मुंबई, तो उसकी अगर उसकी सेल्स की डेटा अगर पिकअप नहीं हो रही है, उसकी सेल्स की डेटा में आपको कुछ मिस स्टेटमेंट लग रही है, तो विल इट मीन कि जो आपकी आउटस्कर्ट्स की लोकेशन एक्स ही उसकी सेल्स की डेटा इज़ गिविंग रॉन्ग व्यू, तो आपकी पूरी पॉपुलेशन जितने भी सेल्स इनवॉइस है, सेल्स की डेटा है, वो गलत व्यू दे रही है? नो. अगर एक चीज़ में मिस स्टेटमेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि एंटायर पॉपुलेशन पे वो मिस स्टेटमेंट है, बट आपको ये चीज़ कंफर्म करनी है. अगर आपको ऐसी सिचुएशन अराइज हो रही है तो यू हैव टू बी मोर केयरफुल एज एन ऑडिटर. नाउ कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि जो मिस स्टेटमेंट है ना जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट कुड बी एन एनोमली. नाउ मिस स्टेटमेंट क्या होता है? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन what is recorded in your books of account and what should have been recorded in your books of account. So say for example आपको 100 रुपये की सेल आपने बुक करी है, बट वेर इज आपको रिकॉर्ड करनी चाहिए थी 200 रुपीज़ की, तो आपकी डिफरेंस कितनी की हो गई? 100 रुपीज़ की. तो 100 रुपीज़ की आपकी सेल्स की मिस स्टेटमेंट हो गई. नाउ इफ दिस इज वन ऑफ द केस, देन इट इज़ ओके. आपको एज एन ऑडिटर हाई डिग्री ऑफ सर्टानिटी ऑब्टेन करनी होगी कि ये जो एक वन ऑफ द केस है, ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये 100 रुपये की मिस स्टेटमेंट पूरी सेल्स में नहीं हुई है. ओके. एंड एज एन ऑडिटर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब आप ऑडिट प्लानिंग करते हो, आप प्रोजेक्ट करिए मिस स्टेटमेंट, आप एक ब्रॉड व्यू लीजिए कि क्या क्या पॉसिबल मिस स्टेटमेंट हो सकती है. तो देन अगर आपके पास प्रोजेक्शन की होगी तो आप बेटर वे में ऑडिट प्लान एंड परफॉर्म कर सकते हो. नाउ ऑफ कोर्स अगर ये मिस स्टेटमेंट वन ऑफ द केस होगा, एनोमली होगा, तो आप उसको प्रोजेक्शन में इंक्लूड ही नहीं करोगे. अगर आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहे हैं, अगर आप अकाउंटिंग बैलेंसेस चेक कर रहे हैं, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन चेक कर रहे हैं, एंड आपको वहाँ पे प्रोजेक्शन देनी है, तो आप क्या करो वहाँ पे, अगर आपको मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी पड़े तो डेफिनेटली यू विल डू इट इन द बिगनिंग. यू विल प्रोजेक्ट द मिस स्टेटमेंट बिफोर डिसाइडिंग ऑन ऑडिट सैम्पलिंग. बट टेस्ट ऑफ कंट्रोल में तो आप मिस स्टेटमेंट का सवाल नहीं, वहाँ पे तो डीविएशन होती है. एंड आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल जो क्लाइंट की इंटरनल कंट्रोल है, द वे और सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग्स है वो प्रॉपर है कि नहीं, वो आप पहले से प्रोजेक्ट नहीं कर सकते. यू विल हैव टू सी unless and until you see the procedure, आप नहीं बता सकते हो, तो in that case you cannot project the misstatements. Now friends, यहाँ पे I would like to understand some important definition also related to SA-530. Tolerable misstatement क्या होता है? A monetary amount set by the auditor in respect of which auditor seeks to obtain an appropriate or I would say level of assurance that such amount is not exceeded by the actual misstatement. So जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था कि हमारा डिफरेंस आया था आइसक्रीम सेल का 100 रुपया, 100 रुपये की रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, रिकॉर्ड हुई है बट रिकॉर्ड होना चाहिए था 200 रुपया एज अ सेल, तो 100 रुपये की हमें मिस स्टेटमेंट मिली. अब अगर एज अ ऑडिटर हम ये 100 रुपया ही टॉलरेबल लेवल सेट करते हैं हमारी मिस स्टेटमेंट का, देन इट इज़ ओके. बट देन इट इज़ ओके, और एक्चुअल में भी सैम्पल पे ये 100 रुपया ही निकलता है तो ठीक है. बट अगर आप सैम्पल ड्रॉ करते हैं और मिस स्टेटमेंट 200 या 400 रुपये का निकलता है, देन इट्स अ वरी पॉइंट फॉर यू एज एन ऑडिटर. एंड टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन क्या होता है? ये होता है कि आपकी जो इंटरनल कंट्रोल की प्रिस्क्राइब प्रोसीजर है, देन एज एन ऑडिटर यू हैव टू ऑब्टेन अश्योरेंस कि अगर इसमें कोई डिविएशन हो भी रही है तो वो जो डिविएशन है वो एक टॉलरेबल लेवल पे है. अगर आपने डिविएशन एक्स वे में काउंट करी है कि इतनी मेरी एक्स पॉइंट तक मेरी डिविएशन हो सकती है, तो वो एक्सीड ना हो जाए, एक्चुअली दैट इज समथिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ. एंड मैंने यहाँ पे आपको मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ रेफरेंस दी हुई है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग.
जब भी आप ऑडिट सैम्पलिंग करते हैं तो आपको इवैल्यूएट तो करना होगा कि आपकी ऑडिट सैम्पलिंग की रिजल्ट्स क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है, आप उस पर व्यू फॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं. So what we do in evaluation, we check whether the use of audit sampling has provided reasonable basis for conclusion about the population being tested. तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हम क्या करते हैं, इंटरनल आइटम्स हमारी चेक करते हैं, इंटरनल कंट्रोल्स चेक करते हैं. अगर हमें हाई डिविएशन रेट मिल रहा है तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा रिस्क ऑफ, हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि हमारी मटेरियल मिसस्टेटमेंट की रेट ज़्यादा हो सकती है क्योंकि प्रोसीजर ही सही नहीं है, तो रिकॉर्डिंग में मिसस्टेटमेंट हो सकती है. सो इन दैट केस आप मे बी कंसिडर कर सकते हैं कि आप सैम्पल साइज एक्सटेंड करें या फिर ऑल्टरनेटिव कंट्रोल अप्लाई करें या फिर आप ऑडिट प्रोसीजर मॉडिफाई करिए. एंड इवन देन यू आर नॉट कमिंग आउट विथ अ गुड कंक्लूजन, देन एज एन ऑडिटर आप मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करिए कि भैया आप चेक करिए, इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करिए, यहाँ पे कुछ इशू लग रही है. एंड यू मे ऑल्सो कंसिडर चेंज इन टाइमिंग, एक्सटेंड टाइमिंग नेचर एंड फॉर एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर मोर. नाउ इवैल्यूएटिंग सैंपल इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स. अगेन टेस्ट ऑफ डिटेल में भी आप क्या इवेल्युएट करेंगे, वेदर द यूज ऑफ ऑडिट सैंपल हैज प्रोवाइडेड रीजनेबल बेसिस फॉर ऑडिट कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन बीइंग टेस्टेड. सो टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जो हमारी टेस्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट, टेस्ट ऑफ डिटेल्स है, वहाँ पे हम क्या चेक करना चाहेंगे कि हमारी अगर टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट है, that is being exceeded by a projected misstatement or anomalous misstatement, then in that case we can say the sample is inappropriate. ना ये मुझे आपको एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना होगा. सी, आपने ये डिसाइड करा था कि आपकी टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट है, मे बी सेल्स की रिकॉर्डिंग में या परचेस की रिकॉर्डिंग में, वो 120 रुपये की हो सकती थी ना. ये आपने एक सेट किया था कि अगर मुझे फाइंडिंग मिलेगी कि मिस स्टेटमेंट है मेरी सैम्पलिंग में, तो वो हो सकती है टू द एक्सटेंट ऑफ 120. बट ये जब आपने आपकी ऑडिट सैम्पलिंग स्टार्ट की थी, ऑडिट प्लानिंग की थी, तब आपने सोचा था कि मेरा प्रोजेक्ट में स्टेटमेंट 100 रुपये का हो सकता है, कि भैया 100 रुपये का बैलेंसेस यहाँ से वहाँ हो सकता है. बट आप जब ये ऑडिट कर रहे थे तो आपको वन ऑफ द केस ऐसा भी मिला जहाँ पे आपको डिविएशन 30 रुपीज़ की मिली. तो अब क्या हुआ, आपकी प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट थी 100 रुपये की, आपकी एनामलस मिस स्टेटमेंट हो गई 30 रुपीज़ की. सो दिस बोथ इज एक्सीडिंग योर टॉलरेबल लेवल ऑफ मिस स्टेटमेंट. तो इन दैट केस क्या होगा, ये सिचुएशन लग रही है कि सैंपल में भी अप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि मैंने मेरा लेवल सेट किया कि 120 रुपये की डिविएशन तक या 120 रुपये की मिस स्टेटमेंट तक मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ एज अ ऑडिटर, उससे ये चीज़ें काफ़ी एक्सीड हो रही है, तो मे बी मेरी सैंपल अप्रोप्रिएट नहीं है. एंड मे बी यू नो आई मे हैव टू टेक अ कॉल कि मुझे टाइमिंग, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर करनी है कि नहीं, मुझे ज़्यादा सैम्पल्स ऑब्टेन करने हैं कि नहीं, और आई मे इन्फॉर्म द मैनेजमेंट कि मुझे इन्वेस्टिगेट फर्दर करना है, कि एज अ मैनेजमेंट यू इन्वेस्टिगेट, check the details, where is the flaws. Okay friends, so now we are done with SA-530. In the next session we will cover up question and answer. Now I know ये session काफ़ी हाई गया होगा, but आप इसको जितनी बार ये वीडियो देखेंगे you will be able to grasp it very well. There is no big deal in audit sampling criteria or I would say the risk and other important points. So friends, thank you so much for giving me your time. Thank you very much again. And for any issues, you can connect us on info@commerceace.in. Thank you.